हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होगे हिस्ट्री के क्लास को। आज होप सो कि आज हमारा ये रशियन रिवॉल्यूशन जो है लास्ट क्लास हो जाएगा। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कैसे सिविल वॉर चल रहा था। सिविल वॉर किसके किसके बीच में? बोल्शेविक वालों के बीच में, सोशलिस्ट के बीच में, वो जो नॉन बोल्शेविक थे, और व्हाइट्स के बीच में, यानी जो जार को सपोर्ट करते थे। सो अगर आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहे तो रेड, ग्रीन और व्हाइट। तो सिचुएशन ये था कि शुरुआत में तो ये ग्रीन्स और व्हाइट्स जो थे ये पूरा का पूरा रशियन एम्पायर को कवर करते थे। इनका अच्छा होल्डिंग था पूरे एम्पायर पे। लेकिन आगे चल के जब व्हाइट्स ने जो है ग्रीन्स पे ही जो है सप्रेशन करने लगे बिकॉज ऑफ लैंड एक्वायर, है ना, जो बोल्शेविक वाले क्योंकि पावर में आ चुके थे, और वो जो है उन्होंने अलाउ कर दिया था कि लैंड को आप जो है क्या कर सकते हो, सीज कर सकते हो, जिसके कारण ये दुखी हो गए थे व्हाइट्स वाले, और ये ग्रीन्स वाले के ऊपर ही अटैक करने लगे थे। ये सिचुएशन ऐसा हुआ कि अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, यानी ग्रीन्स और व्हाइट्स में। अब इसका फायदा उठाते हुए जो रेड्स आर्मी था, यानी कि बोल्शेविक वाले, इन लोगों ने एम्पायर पे अच्छा खासा कवर बना लिया। तो इस दौरान सिविल वॉर के टाइम पे ये अपने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को, सोशलिस्टिक मेथड को इंप्लीमेंट कर ही रहे थे इस दौरान। ये बात हम लोग कर रहे हैं लगभग, क्योंकि सिविल वॉर समवेयर अराउंड 1917 से लेकर, जब से बोल्शेविक वाले आए थे उसके बाद से लेकर 1921 तक चला, लगभग 1921-22। तो इंप्लीमेंट कर रहे थे, जैसे बैंक को नेशनलाइज करना, बैंक हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इन सबको नेशनलाइज करना, ये सब चीजें तो चल ही रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने क्या किया था, जो पीजेंट्स ने लैंड को ग्रैब किया था, लैंड को सीज किया था, बेसिकली इन्होंने लैंड को क्या कर दिया था, लैंड को नेशनल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था, सोशल कर दिया था, तो उसको कोई भी अब मैनेज कर सकता है। बट इसको आप मेथड समझो, आप डाउट में मत जाना। देखो, जब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की बात करते हैं तो उसमें बस ये रहता है कि रिसोर्सेस किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बिलोंग नहीं करेगा, वो पूरे नेशन का होगा, पूरे राष्ट्र का, पूरे कंट्री का, लेकिन उस पूरे रिसोर्स को मैनेज करने का एक बॉडी होगा। तो बोल्शेविक वही बॉडी है, ठीक है। तो इन्होंने जो है लैंड दे दिया जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए। अब ये चाहते थे ये शो करना पूरे कंट्री को, पूरी दुनिया को, कि कैसे कलेक्टिव वर्क कैसे वर्क करता है। अगर कलेक्टिवली सब एक तरह से वर्क करे तो किस तरीके से सफलता पाया जा सकता है, ये इनकी मतलब एम था शो करने का। इसके लिए इन्होंने फिर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम अपनाया, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मेथड। एक्चुअली हुआ क्या, जब सिविल वॉर इनका ओवर हो गया तब तो वैसे लेनिन भी डेथ कर गए थे, ठीक है, लेनिन भी डेथ कर गए थे। इसके बाद आ गए थे स्टालिन। तो लेनिन लगभग 1924 में शायद डेथ किए थे, उसके बाद से स्टालिन है। तो अब यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मेथड का मतलब यही है कि रिसोर्स का कैसे मैनेज किया जाए। तो इसमें करते क्या थे, जो ऑफिशियल्स होते थे, ऑफिशियल्स जितने भी ऑफिसर, इनका काम रहता था सबसे पहले एसेस करना, एसेस द रिसोर्सेस। जितने भी कंट्री के अंदर रिसोर्स हैं उनको एसेस यानी कि असेसमेंट करना, ठीक है, एसेस करना। और फिर एसेस करने के बाद ये फिगर आउट करना कि कैसे कैसे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनको डेवलप किया जा सकता है, यानी दे स्टार्ट टू फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मीन्स पहले इसको एसेस करना, सारे के सारे रिसोर्सेस इंक्लूडिंग ह्यूमन, सब कुछ इसमें कंसीडर किया जाता है, एसेस करना, और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके लिए ये क्या करते थे, 5 ईयर प्लानिंग मेथड बनाए। जैसे आपने 1 साल अच्छे से रिसोर्स को एसेस कर दिया, अब 5 साल उसके ग्रोथ को जो है ये फिगर आउट करेंगे। और इस इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो वो बेहतर हो, ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए इन्होंने क्या किया, दे फिक्स्ड ऑल प्राइसेस। मतलब ये था ना कि कंट्री के अंदर जब भी कोई स्ट्राइक वगैरह होता था उसका मेन रीजन था इन्फ्लेशन वगैरह। तो इन्होंने कोशिश क्या किया कि जितनी भी चीजों का प्राइस है उन सबके प्राइस क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। इसके कारण जो है
आप सोचो, जो पहला प्लान था वो 1927 से लेके 32, और सेकेंड था 1933 से लेके 38। अब ये वो टाइम था 1929, अगर आपको पता नहीं होगा शायद, 1929 एक दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस माना जाता है, जिसको बोला जाता है ग्रेट डिप्रेशन। हमारे कंट्री में भी, अगर आपने फिगर आउट किया होगा, किसी से पूछा होगा, हमारे कंट्री में भी 5 ईयर प्लानिंग बनाया जाता था। अब जो है नीति आयोग उसको चेंज करके, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग एक लॉन्ग प्रोस्पेक्ट में प्लानिंग बनाते हैं, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 15 इयर्स, इन दिस वे विजनरी प्लानिंग वगैरह बनता है। तो ये जो 5 ईयर प्लानिंग का जो कंसेप्ट था वो कहां से लिया गया था? यहीं से लिया गया था। और उसका रीजन आप समझो, ये 1929 वो टाइम था जब हमारे यहाँ इस फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। इस टाइम पे पूरी दुनिया का इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर रखा था। अगले चैप्टर में हम लोग ग्रेट डिप्रेशन के भी बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स हो रखा था। इस दौरान जो इनका प्रोडक्शन ग्रोथ था, इकोनॉमिक, रसिया का इकोनॉमिक ग्रोथ था, अगर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोल, ऑयल, स्टील, ऐसे जो ये सारे इंडस्ट्रीज थे, ये 100% प्रोडक्शन ग्रोथ दे रहे थे। मतलब जिस टाइम पे इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड डिस्ट्रॉय और ये ग्रो कर रहे, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन था। अगर आप पता करोगे तो यू विल फाइंड कि हमारे कंट्री के जो उस टाइम के लीडर्स थे, जैसे नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, और भी कई सारे, दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। रीजन यही था, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस, उन्होंने एक्सपीरियंस वो चीज किया हुआ है। दैट इज द रीजन उनके दिमाग में इस तरीके का थॉट डेवलप हुआ था, सोशलिस्टिक टाइप के। और ये बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने, इनकी फिलोसॉफी को फॉलो किया। और इवन हमारा कंट्री जो है, क्योंकि दोनों से इन्फ्लुएंस है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, तो दोनों को ही जो है शो करता है हमारे यहाँ। इसीलिए इसको बोला जाता है हमारा कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है। तो ये सारा चीज चल रहा था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसके अलावा जब बात करते हैं इनके और सारे प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे ये वर्कर्स या इनको डेवलप करने के लिए या फैक्ट्री वगैरह डेवलप करने के लिए क्या कर रहे थे, तो जैसे एक तो फैक्ट्री कई सारे स्टैब्लिश हो रहे थे, तो एक सिटी भी डेवलप हुआ इसी दौरान, एक सिटी, फैक्ट्री सिटी, जिसका नाम था मैग्नीटोगोर्स्क। स्पेलिंग आप देख लेना बुक में। मैग्नीटोगोर्स्क सिटी था, जहां पे विद इन 3 साल के अंदर ही स्टील प्लांट डेवलप हो गया। स्टील प्लांट डेवलप हो गया। तो कहीं ना कहीं नए जो है, अभी तक क्या था, 2 ही मेजर सिटी थे, एक मॉस्को, एक सेंट पीटर्सबर्ग यानी पेट्रोग्राड। अब के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया सिटी भी डेवलप हुआ, जहां पे नई नई इंडस्ट्रीज वगैरह एस्टैब्लिश हो रहे हैं। तो ये डेवलप हो रहा है, तो ये जॉब दे रहा है। इसके अलावा वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्कर के ग्रोथ के लिए जो है एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया। स्कूलिंग सिस्टम मतलब ये था कि जैसे अब दिन में तो मान लो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर को ये भी पता है कि एजुकेशन उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो स्कूलिंग का सिस्टम ऐसे कर देते थे, शाम को भी रहता था, वर्कर्स आने के बाद क्लासेस वगैरह अटेंड कर ले। वर्कर्स और पीजेंट्स को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अरेंजमेंट करने लगे कि अच्छा एजुकेशन गेन करेंगे तो हमारे हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट दिखेगा। इसके अलावा जो वुमेन वर्कर्स जिनके पास छोटे छोटे बच्चे, उनको भी मैनेज करने के लिए क्रेच सिस्टम बनाया गया। क्रेच सिस्टम जहां पे बच्चों का टेक केयर किया जा सके, जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको दूध पिलाना है, उनको ध्यान रखना है, टेक केयर करना है, एट द सेम टाइम इनको वर्क भी करना है। तो इसके लिए क्रेच सिस्टम डेवलप किया। यानी क्रेच सिस्टम का मतलब सिंपल, उसी फैक्ट्री वाले एरिया में छोटा सा एक ऐसा एरिया रहेगा जहां पे बच्चे अपना खेलते रहेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे डेवलप मॉडल क्वार्टर्स वर्कर के रहने के लिए, है ना। ये सारा कुछ करने के बावजूद भी जो ये डेवलपमेंटल एक्टिविटी था वो अनइवन था। अनइवन का मतलब कहीं पे तो ये हो रहा था, कहीं पे नहीं हो पा रहा था। अगेन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्स, इतना इनके पास पैसे वैसे थे नहीं उस टाइम पे।
तो हर जगह ये चीज ग्रो नहीं हो पा रहा था। तो फिर लिविंग कंडीशन क्या था, मतलब इतना सारा होने के बाद भी मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स किस तरीके का प्रॉब्लम, मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स स्टिल फेसिंग लिविंग स्टैंडर्ड इशू, लिविंग स्टैंडर्ड इशू। अब आप एक बात से अंदाजा लगा सकते हो इनके लिविंग स्टैंडर्ड का कि -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, मतलब इतने कोल्ड में, सीवियर विंटर में, दे हैव टू कम डाउन ऑल अक्रॉस फ्रॉम द चौथे फ्लोर से इनको नीचे आके अक्रॉस द रोड, दूसरे रोड साइड में जाके इनको टॉयलेट की फैसिलिटी अवेलेबल थी। मतलब कि टॉयलेट जाने के लिए भी इनको क्या हो रहा था, नीचे आओ, रोड क्रॉस करो तब, और वो भी -40 डिग्री सेल्सियस में। तो लिविंग कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं था। इवन इसी लिविंग कंडीशन के कारण देखो इन्होंने क्या किया था, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए थे, कोई भी स्ट्राइक वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी मोर देन ऑलमोस्ट 550 से ज्यादा टाइम्स जो है वर्क को, जो भी फैक्ट्री वगैरह में वर्क हो रहा था उसको स्टॉप किया गया। स्टॉप करने का रीजन यही था, वर्कर्स खुशी नहीं थे, काइंड ऑफ छोटे मोटे स्ट्राइक्स वगैरह देखने को मिल रहा था। तो ये सारा मेजर काम करने वाला कौन था, कौन थे, स्टालिन थे। स्टालिन कर क्या रहे थे, इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी को फ्लरिश करने के लिए सेंट्रलाइज प्लानिंग मेथड, सेंट्रलाइज प्लानिंग मेथड क्यों, क्योंकि देखो पहली बात ये सोशलिस्टिक, क्योंकि मैंने अभी बताया अभी, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में जो भी रिसोर्स है वो पब्लिक से बिलोंग करता है, मतलब हर किसी का है, लेकिन स्टिल उन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए जिसको आप गवर्नमेंट कहते हो। यहां पे बोल्शेविक पार्टी है, बोल्शेविक एज ए गवर्नमेंट, ये लोग क्या करेंगे, पूरे रिसोर्स को मैनेज करें। उन्हीं को मैनेज करने के लिए सेंट्रलाइज प्लानिंग बनाया गया, जिसमें ऑफिशियल क्या करते थे कि सारे रिसोर्स को एसेस करते थे प्रॉपर वे से, कहां पे कोल ज्यादा है, कहां पे कुछ है, किस तरीके का वहां पे स्टील प्लांट, व्हाटएवर जो भी प्लांट बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, उसको डेवलप करेंगे। फिर कहां से वर्कर्स को लेके आएंगे, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स दे नीड, उसको कैसे स्किल को उनको कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीजें फिगर आउट करने के बाद उस पूरे आइडियाज पे फिर 5 साल उसको इंप्लीमेंट करने का काम करते थे। दैट वाज द 5 ईयर प्लानिंग, और हमारे कंट्री में भी यही चीज फॉलो किया जाता था। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो ये जो सारे मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये कम्स अंडर दी मेकिंग ऑफ सोशलिस्टिक सोसाइटी। और ये जो सारे स्टेप्स लिए जा रहे थे वो स्टालिन के द्वारा, तो इसको कंसीडर किया जाता है स्टालिनिज्म। तो ये तो सही था, जो भी स्टेप्स ले रहे हैं कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन एक इनका स्टेप्स जो है समहाउ कह सकते हो आप, इट्स अ काइंड ऑफ डिजास्टर, वो था कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इनका ये स्टेप जो था वो डिजास्टर था। वो क्यों था हम लोग समझेंगे। पहले स्टालिनिज्म के कंसेप्ट को समझते हैं, उसको फील करते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पीछे की चीजों को देखा था, कैसे वर्ल्ड वॉर हुआ, कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सारी चीजें। सो दे गेट द फीलिंग कि जब भी, क्योंकि इनका माइंड किससे रिलेटेड है, वर्कर से रिलेटेड है। इनका मानना है कि 2 मेजर प्रॉब्लम है वर्कर्स के लिए, एक उनका वेज, दूसरा फूड का प्राइस। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेज के लिए क्या चाहिए, वेज का सॉल्यूशन ये है कि भाई जॉब मिलना चाहिए। जॉब के लिए क्या चाहिए, वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्री होना चाहिए। फैक्ट्री के लिए हमने स्टेप्स देखा ही, कई सारे फैक्ट्री डेवलप हो रहे थे। इस वाले साइड में तो कोई इश्यू नहीं है। इस साइड में आप समझो इन्होंने क्या किया था, हर एक चीज का प्राइस फिक्स किया था, उसी में फूड प्राइस भी था। इन्होंने क्या किया, प्राइस फिक्स कर दिया था। अब प्रॉब्लम ये था कि जो पीजेंट्स थे, ठीक है, जो पीजेंट्स थे, अब मान लो कोई ऐसा सिचुएशन हो गया, क्योंकि फूड का प्राइस किस पे डिपेंड करता है, सप्लाई, और सप्लाई किस पे डिपेंड करता है, भाई जिसको जहां पे ज्यादा पैसा मिलेगा वहां पे बेच देंगे ये। तो ऐसे ही पीजेंट्स थे। पीजेंट्स जो है, जो फिक्स प्राइस था, मींस फिक्स प्राइस
एट फिक्स प्राइस, नॉट रेडी टू सेल। इसको जो है गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स प्राइस पे नहीं बेचा, क्योंकि इनको लगता था यार इससे हमारा ज्यादा इनकम हो नहीं रहा, तो ये लॉस की बात है। अब स्टालिन क्या सोचते थे, ये तो पीजेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। स्टालिन का सोचना क्या था, स्टालिन को ये लगता था यार ये जो बड़े बड़े ये है ना ट्रेडर्स जो बिजनेस करते हैं ग्रेन्स वगैरह को लेके, स्टालिन क्या सोच रहे थे आप सोच देखो, स्टालिन को लगता था कि फूड प्राइस का मेजर रीजन है कि सप्लाई ना आने के कारण जो है फूड का प्राइस डिस्टर्ब हो रहा है। और उसका मेजर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लगता था कि कोई अगर मेन कोई कारण है तो वो दो लोग, एक ट्रेडर्स और दूसरे जो रिच फार्मर्स हैं, रिच पीजेंट्स, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं। ये क्या चाहते थे, दे होल्ड ग्रेन्स को रखते थे किस बात के लिए, फॉर हाई प्राइस, कि कल को अगर इसका दाम बढ़ेगा इस हाई प्राइस पे ये सेल करेंगे। और ये सिचुएशन था, प्रॉब्लम था, सप्लाई तो ज्यादा था नहीं। दैट इज द रीजन स्टालिन ने डिसाइड किया कि जो भी सप्लाई है उसको इंश्योर करना पड़ेगा, लोगों से छीन के लाना पड़ेगा तो लाएंगे, लेकिन सप्लाई मार्केट तक पहुंचना चाहिए। मतलब पीजन हैव टू इंश्योर दी सप्लाई। तो करते क्या थे, 1928-29 में जो पार्टी के मेंबर्स थे, पार्टी के जो मेंबर्स थे, दे वेंट इनटू एग्रीकल्चरल एरिया, वहां पे गए और व्हाट दे डिड, इन्होंने जो भी पीजेंट्स थे, या रशियन टर्म में बोल सकते हो कुलक्स, जो पीजेंट्स थे उनसे क्या किए, ग्रेन्स को छीनना शुरू कर दिया। दे स्टार्ट टू कलेक्ट ग्रेन्स। तो ग्रेन्स को जो है छीनना शुरू कर दिया। ये सारा था, ग्रेन को छीन के लेके आते थे, मार्केट में पहुंचाते थे, बट स्टिल ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, बट स्टिल प्रॉब्लम नॉट रिजॉल्व। प्रॉब्लम वहीं का वहीं, अभी भी फूड सप्लाई में दिक्कत हो रहा था। कुलक्स से ग्रेन्स वगैरह छीनने के बाद जो भी ये लोग होल्ड कर रहे हैं, ट्रेडर से छीनने के बाद अभी भी फूड का प्राइस जो है, जैसे मान लो इस साल तुमने मैनेज कर भी लिया, नेक्स्ट ईयर फिर से यही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इनको लगा यार इसका कोई रूट कॉज है, वो रूट कॉज है प्रोडक्शन में। इसका जो रूट कॉज है वो छुपा हुआ है प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सो बात ये था, इनको ये समझ में आया कि जो कुलक्स हैं, कुलक्स, इनके पास एग्रीकल्चर लैंड, दे हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग। इनके पास लैंड होल्डिंग बहुत ही कम है। करना क्या चाहिए, करना यह चाहिए कि इनके लैंड को जो है लेकर एक बड़ा लैंड फॉर्म बनाया जाए, फार्म टाइप का, जिसपे हम लोग मॉडर्न फार्मिंग कर सके। सी इनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग के कारण जो है नॉट एबल टू डू मॉडर्न फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग नहीं कर पाते थे। तो इनको सॉल्यूशन क्या लगता था, यानी कि गवर्नमेंट को सॉल्यूशन ये लगता था कि हमें मॉडर्न फार्मिंग, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर को भी वी शुड प्रमोट या डेवलप एग्रीकल्चर सिमिलर एज इंडस्ट्री। हमें जैसे इंडस्ट्री को हम लोग डेवलप कर रहे हैं ना, वैसे ही हमें एग्रीकल्चर फील्ड को भी, एग्रीकल्चर साइड वाले एक्टिविटी को भी डेवलप करना है। इसके लिए इनके मेथड क्या समझ में आया, दे हैव टू फॉलो मेथड ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। अब ये कलेक्टिवाइजेशन क्या है,
कलेक्टिवाइजेशन में क्या करते थे कि दे टेक, जो लैंड्स रहते थे उसको लेकर, मींस दे कंबाइन स्मॉल लैंड इन अ बिग फार्म्स, बड़ा फार्म बना दिए फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग मशीन का इस्तेमाल करके क्या कर सके, ये जो है डेवलप कर सके, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में। मींस अब ये लैंड जो है वो किसका, कुलक्स का लैंड नहीं होगा, अब ये गवर्नमेंट का लैंड होगा। अगेन क्योंकि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ही ऐसा है, उसके हिसाब से जितने भी रिसोर्स है वो सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसी कलेक्टिवाइजेशन को बोला जाता है रशियन टर्म में कलखोज, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, कोलखोज। सो कोलखोज या कलेक्टिवाइजेशन में हुआ क्या, गवर्नमेंट ने टुक लैंड फ्रॉम कुलक्स, पहला चीज, एंड कंबाइंड दोज स्मॉल लैंड्स इनटू बिग फार्म्स फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग, दैट इज मशीनरी का इस्तेमाल करके उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, ये चीज था इनका कलेक्टिवाइजेशन। तो बहुत सारे प्रश्नों का आंसर मिला होगा। कुलक क्या होते हैं, पीजेंट्स होते हैं। कोलखोज क्या है, कलेक्टिवाइजेशन है। कलेक्टिवाइजेशन में क्या है, ये सारी चीजें। तो ये था स्टालिनिज्म, मींस व्हाटएवर स्टेप्स फॉलोड बाय द स्टालिन कंसीडर्ड एज ए स्टालिनिज्म। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने टर्म में नहीं, ये एक बड़ा ही नेचुरल टर्म है। जैसे अभी हमारे मोदी जी हैं, आगे चल के फ्यूचर में मोदी जी के पीरियड को कंसीडर किया जाएगा। आगे चल के फ्यूचर में या तो आप कह लो मोदीनॉमिक्स इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझाना होगा, और अगर पूरा का पूरा ब्रॉड फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेना रहेगा तो इसी को हम लोग यूज करेंगे मोदिज्म क्या होगा, तो उनके आइडियाज को फ्लरिश किया जाएगा आगे चल के फ्यूचर में। आप यही देखोगे। तो यही स्टालिन, मतलब उनको असेस करने के लिए उनको रीड करने के लिए कि उनका जो एक्टिविटी था वो कितना सक्सेसफुल था, क्या था, ये सारी चीजें। और उसमें भी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कलेक्टिवाइजेशन जो एक डिजास्टर था वो कैसे डिजास्टर था, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इसको बिताते हैं। तो स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन, स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन। सो इसमें क्या किया गया, पीजेंट्स को फोर्स किया गया, पीजेंट फोर्स टू वर्क इन कलेक्टिव फॉर्म, इसी को बोलते हैं कोलखोज। कलेक्टिव फॉर्म में वर्क करने को फोर्स किया गया। हुआ क्या, जो भी लैंड इनका था सबके लिए एक कलेक्टिव ओनरशिप बना दिया गया। कलेक्टिव ओनरशिप मतलब क्या हुआ, मतलब लैंड किसी एक का नहीं होगा तो फिर किसका, लैंड बिलोंग टू कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है वहां की उनकी होगी, या फिर ग्रुप कह लो, सर्टेन ग्रुप बना दिया गया। अब इसके कारण जितने भी पीजेंट्स के पास लैंड थे इट ट्रांसफर टू कलेक्टिव ओनरशिप, मतलब अब उनका लैंड था नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी इनके पास एग्रीकल्चरल टूल्स थे वो भी कलेक्टिव ओनरशिप। अब देखो पीजेंट्स जो थे, ठीक है, आपने तो छीन लिया मान लो, और उसमें यह भी प्रोविजन था कि जो भी प्रॉफिट होगा, यही सिंपल मेथड है, जो भी प्रॉफिट होगा शेयर
विद ऑल पीजेंट्स, विद ऑल जो कोई भी उसमें काम कर रहा है, जो इसका पार्ट है। पीजेंट्स ने अपोज किया, कई सारे पीजेंट्स ऐसे थे, उनका कहना यह था कि देखो वी आर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टालिन सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर पुअर, वी आर पुअर। सो बेसिकली क्या हुआ, पीजेंट्स ने अपोज किया, और इस अपोज को इस फॉर्म में देखा जा सकता है कि इन्होंने जो इनके लाइव स्टॉक थे, लाइव स्टॉक मतलब जो भी इनके भेड़ हो गए, गाय हो गए, भैंस, जो भी रसिया में जो भी होता होगा, ठीक है, तो इनको जो है इन्होंने क्या किया, खुद से ही मारना शुरू कर दिया, इस डर का कि कहीं कल को ये लोग लाइव स्टॉक को भी स्टेट प्रॉपर्टी ना घोषित कर दे, स्टेट प्रॉपर्टी ना बना दे। इस डर में, जबकि ऐसा कुछ बना नहीं था, इस डर में इन्होंने क्या किया, अपने लाइव स्टॉक को ही डेड करना, किल करना शुरू कर दिया। और 1929-30s के आसपास अगर देखोगे 1/3 जितने भी पहले अवेलेबल लाइव स्टॉक थे, 1/3 कैटल डाइड। तो ये इनका एक तरीके का प्रोटेस्ट था, और ये कहते थे देखो प्रॉब्लम ये नहीं है, वी हैव वेराइटी ऑफ रीजन कि हम वहां पे साथ में काम करना नहीं चाहते हैं, सो दे डोंट वांट टू वर्क, दे डोंट वांट टू वर्क विद इन कलेक्टिव फॉर्म। कह लो कलेक्टिव फॉर्म में ये काम नहीं है, और बात सही हुई है ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको खुद का अपना जो है मैनेजमेंट ज्यादा सही लगता है। तो फाइनली थोड़ा सा स्टालिन को थोड़ा सा फील हुआ, चलो ठीक है यार, एक काम करते हैं कि कुछ को छोड़ देते हैं। तो सम पीजेंट्स अलाउड टू वर्क इंडिपेंडेंटली, बट उसमें भी आप समझो इनको अलाउ तो कर दिए गए, लेकिन गवर्नमेंट स्टेट वर नॉट सपोर्टिंग टू मच, इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था। तो ये चीज चलो अपना इंडिपेंडेंट कर लो। अब अगर हम लोग कलेक्टिवाइजेशन के रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि इन्होंने जो मतलब इनके साथ जो भी इन्होंने स्टेप्स लिए उसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यार कलेक्टिवाइजेशन तो मान लो 1927-28 से शुरू हो गया। 1933 के आसपास, 1932-33 के आसपास लगभग एक सीवियर फेमाइन देखने को मिला। फेमाइंस, व्हाटएवर यू वांट टू से, सबका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है। तो एक फेमाइन देखने को मिला, और ये सोवियत हिस्ट्री का सबसे डेवेस्टेटिंग फेमाइन था। डेवेस्टेटिंग क्योंकि इस फेमाइन के कारण लगभग 4 मिलियन पीपल डाइड। लगभग 4 मिलियन मतलब 40 लाख होंगे, बहुत ज्यादा लोग हैं। तो इतने लोग मर गए, तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं इट वॉज काइंड ऑफ फेलियर। आप कलेक्टिवाइजेशन कर रहे हो और जो डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है ना के बराबर दिख रहा है, उसको तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो ना। एग्रीकल्चर ग्रोथ कुछ नहीं है, उसको अंदाजा आप इसी तरीके से लगा सकते हो कि भाई आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हो, बट स्टिल जो है कंट्री फेस कर रहा है क्या, फेमाइन को, जिसमें कई सारे लोग की जान गई। जान का मतलब 1-2 लोगों का नहीं, बहुत सारे लोगों का। अब यहीं से क्या हुआ, मतलब पहले से ही लोग अपोज तो कर ही रहते हैं। सो विद इन पार्टी यानी कि जो बोलसेविक पार्टी है, जो बोलसेविक पार्टी है, इसी में पीपल स्टार्ट टू विद इन पार्टी पीपल स्टार्ट टू क्रिटिसाइज
साइज। किस बात पे? एक कंफ्यूजन, भाई तुम्हारा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, कंफ्यूजन इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, दो ही तो मेजर इनका वो था, इंडस्ट्रियल साइड में आपका कंफ्यूजन, और दूसरा जो एक मेजर था वो था कलेक्टिवाइजेशन। ना तो तुम्हारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, ना ही कलेक्टिवाइजेशन बेहतर तरीके से चल रहा है। अब जो बंदा क्रिटिसाइज करता था, जो कोई भी, या तो या इधर पे भी और इधर पे भी, कोई पीजेंट अगर क्रिटिसाइज करते, चाहे ये, इनके साथ तीन काम होते थे। पहला, फर्स्ट, दे वर सीवियर पनिश्ड, नो डाउट पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मान लो ये किसी और कंट्री के हैं तो दे वर डिपोर्टेड, मतलब उनको उठा के वहां भेज देना, जाओ भाई अपने घर रहो, यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे कंट्री में सफाई चल रहा है ना, जो बाहर के कोई आए हुए हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपोर्ट कर रहा है उन लोगों को। तीसरा था एग्जाइल्ड, कि जो कोई ज्यादा कंट्री का ही बंदा है, वो ज्यादा नौटंकी कर रहा है तो उसको उठा के दूसरे कंट्री में भेज देना। अब इसका आउटकम आप देखो, लगभग 1939 में 2 मिलियन पीपल इम्प्रिजन्ड, इनको क्या किया? जेल में डाल दिया, है ना, इम्प्रिजन, या फिर कह दो लेबर कैंप। रिजल्ट ये हुआ कि लगभग 2 मिलियन पीपल को जेल में डाला गया। और आप सोचो, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वो पीरियड था जब पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। 1929 से शुरू हुआ, 39 तक मैनेज होना शुरू हो गया था। जब तक इस तरीके का निगेटिव चीजें नहीं था, तब तक लोग हाईली इंस्पायर्ड थे। और ये इंसिडेंट 1939, अगर सीरियसली बता रहा हूं, अगर देश जो है 1939 के पहले अगर आजाद हुआ होता तो हमारा हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ और ही होता, मेथड कुछ और होता। अब इसमें हम लोगों ने वेल टेस्टेड सोशलिज्म के प्रिंसिपल को भी देख लिया था, और वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहा था वो भी देख लिया था, उसका सीवियर कंसिक्वेंस भी हमने देखा था। दैट इज द रीजन फाइनली जब हमारा कंट्री, जब गवर्नमेंट फॉर्म किया इंडिपेंडेंस के बाद, हमने मिक्स इकोनॉमी फॉलो किया था। मिक्स्ड, ये चीजें इसमें है नहीं, लेकिन थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो किया था, जिसमें हम लोग सोशलिज्म के भी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे, और साथ में हम जो है कैपिटलिज्म के भी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे। सोशलिज्म को प्रिंसिपल, जैसे आज अगर हम लोग बात करें, जहां हमारे कंट्री में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के थ्रू खाना देना, इसके अलावा मतलब फूड वगैरह प्रोवाइड करना, फूड सिक्योरिटी का ध्यान रखना, आवास योजना के तहत जो है घर बनाना, उज्ज्वला स्कीम के तहत जो है, कहने का मतलब किसी तरीके से गरीब को जितना मदद कर सकते हो, ये सोशलिज्म हुआ। एट द सेम टाइम आपको कैपिटलिज्म भी मिलेगा कि नए नए वेंचर कैपिटल्स बन रहे हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी मतलब यूनिकॉर्न टाइप के एंटरप्रेन्योर, जो मतलब एंटरप्राइजेस स्टैब्लिश हो रहे हैं, जो लगभग 10,000 20,000 करोड़ का उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है। वहीं अंबानी अडानी जैसे लोग डेवलप कर रहे हैं, वो क्यों? बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। सो दैट्स व्हाट, कंट्री ने इन सब एक्टिविटी को प्रॉपर वे से देखा था, वेल टेस्टेड था, तब हम लोगों ने इस इकोनॉमी मेथड को फॉलो किया। ठीक है, तो ये बेसिकली कंप्लीट, मतलब एक टॉपिक और है एक तरीके से इसका कंसिक्वेंस। तो ये आपका जो है सोशलिज्म और रशियन रिवॉल्यूशन। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में अंतर बस आप ऐसे समझ लो, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, ये पब्लिक है, पब्लिक या कह लो रिसोर्स। गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक से वैल्यू क्रिएट करने में मदद लेती है। वैल्यू क्रिएट करना, वैल्यू क्रिएट का मतलब क्या होगा? जैसे एक मिट्टी है, मिट्टी की कोई कीमत है नहीं, उसी मिट्टी का आपने ईंट बना दिया, उसकी कीमत है। मतलब मिट्टी कीमत का मतलब बहुत कम, सस्ता है ना, उसी मिट्टी का ईंट बना दिया तो फिर उसकी कीमत और ज्यादा, उसी ईंट से घर बना दिया तो उसकी कीमत। सो दीज आर द वैल्यू क्रिएशन। अब सोशलिज्म में क्या हो रहा है? देखो, कैपिटलिज्म में कहानी यहीं तक एंड हो जाती है, फिर गवर्नमेंट कहाँ खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे
फिर पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, पब्लिक के लिए जैसे मान लो कंट्री अगर गवर्नमेंट रोड बनवाती है तो कहीं ना कहीं कल को गवर्नमेंट का इनकम बढ़ेगा वहां से। अब सोशलिज्म में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट अर्न कर रही है ना, वो ये भी डिसाइड होता है कि पब्लिक के लिए वो क्या क्या खर्च कर रही है। तो कहानी यहीं पे एंड नहीं है, कैपिटलिज्म में कहानी यहाँ पे एंड हो जाता है। फिर ये डिसाइड पब्लिक किस मतलब ये इंश्योर करना पड़ेगा कि पब्लिक का वेलफेयर जो है गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा, और इसी वेलफेयर में आता है वेलफेयर स्कीम्स जैसे। कैपिटलिज्म में नहीं आएगा। हमारे कंट्री में एक बड़ा ही फेमस डायलॉग बोला जाता है इंटरनेशनल पार्लेंस में, देयर इज नो फ्री लंच। और ये कहां का स्लोगन है, कहां का कोट है? कैपिटलिज्म का। तो यहां पे कुछ भी फ्री नहीं है, और यहां पे टेक केयर किया जाता है पब्लिक का भी। अगर कोई भूखा है तो उसके लिए अवेलेबल है फैसिलिटीज है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल दीज थिंग्स वी हैव लर्न आवर, जो हमारे जो पहले के लीडर्स थे दे वर हाईली विजनरी, नो डाउट। प्रेजेंट जो लीडर है ग्रेट है। सो दैट इज द रीजन हमारा एजुकेशन हमें हेल्प करता है कि चीजों को अच्छे से समझना, एनालाइज करना, ना कि ब्लाइंडली किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो ये हमारा मेन चैप्टर था। एक लास्ट टॉपिक है जो इसके कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हमारा चैप्टर होगा, ठीक। तो सोशलिज्म का ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या था? द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर का ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या था? देखो, शुरुआत में जिस तरीके से बोल्शेविक वालों ने जिस तरीके से गवर्नमेंट एक्वायर किया, द वे दे टुक कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट, जितने भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अदर पार्टीज थे यूरोप के जितने भी अदर सोशलिस्टिक टाइप के पार्टीज थे, पॉलिटिकल पार्टीज नॉट अप्रूव्ड। मतलब इनके हिसाब से ये सही तरीका नहीं है गवर्नमेंट एक्वायर करने का। लेकिन जो लोग थे, पीपल, स्पेशली कौन? वर्कर्स, ये तो हाईली इंस्पायर हो रहे थे। रीजन आप समझो, फर्स्ट टाइम इनको लगा कोई ऐसा कंट्री है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो वर्कर्स का है, या वर्कर्स स्टेट। तो वर्ल्ड लेवल पे इसने इन्फ्लुएंस किया, नो डाउट, इन्फ्लुएंस पीपल एट वर्ल्ड लेवल पे तो इसने इन्फ्लुएंस किया लोगों को, ठीक है। इवन हमें देखने को भी मिलता है, इसी से इंस्पायर होकर ब्रिटेन के अंदर एक पार्टी बनता है, जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इंस्पायर तो हो रहे थे, ठीक है। और इन्हीं आइडियाज को और ज्यादा फ्लरिश करने के लिए इन्होंने क्या बनाया? यूएसएसआर ने क्या बनाया? इन्होंने बनाया थर्ड इंटरनेशनल। सेकेंड इंटरनेशनल के बारे में हमने पढ़ा था। 1919 में इन्होंने थर्ड इंटरनेशनल बनाया, जिसका नाम था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, या कह सकते हो आप कॉमिनटर्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। ये करेगा क्या? अगेन इंटरनेशनल लेवल का एक तरीके से इट वाज अ काइंड ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक पार्टी, या बोल्शेविक पार्टी कह लो, और क्या, जो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करे। ये एक तरीके का इंटरनेशनल यूनियन था, ठीक है।
इन्होंने कॉन्फ्रेंस अरेंज कराया अपने थॉट्स को स्प्रेड करने के लिए, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी कराया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट। ये भी 1920 के आसपास। और उस टाइम पे हमारे कंट्री से भी कई सारे लीडर्स गए थे इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मीन्स क्या रहे, ये अपने जो कम्युनिस्ट आइडियाज हैं, आइडियोलॉजी, उसको स्प्रेड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे अलाउड टू गेट एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जो इनका वर्कर यूनिवर्सिटी बना रखा था वर्कर्स को डेवलप करने के लिए। इसमें जो है इंटरनेशनल लेवल के जो स्टूडेंट्स वगैरह आना चाहे वो लर्न कर सकते हैं। इसी ये देखो 1920 बना था, इसी बेसिस पे हमारे कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो 1925 में शायद बना था, वो खैर चेक कर सकते हो। तो वो लोग भी जिन्होंने बनाया था वो भी यहाँ पे गए थे एजुकेशन लेने के लिए। खैर, तो ये सारी चीजें हुआ। और बाय द वर्ल्ड वॉर टू, जब तक वर्ल्ड वॉर टू शुरू होने वाला तब तक सोशलिज्म बिकेम अ ग्लोबल फेस। मतलब कहने का मतलब ये है कि दुनिया में लोग जो है इसको रिकॉग्नाइज करने लगे बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से सोशलिज्म के प्रिंसिपल को, सोशलिज्म के बारे में लोग अच्छी तरीके से जानने लगे। वर्ल्ड वॉर टू का मतलब क्या है? वर्ल्ड वॉर टू का मतलब है 1939 से लेके 45। अब तो जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ उसके पहले ही 1950 आते आते जो रसिया की गवर्नमेंट थी, रसिया के लोग ही, यानी एक तरीके से यूएसएसआर, रसिया के लोग ही, रसिया जो है एक्नॉलेज करने लगा, मतलब ये चीज मानने लगा कि वॉट एवर रिवोल्यूशन अकर्ड दे कुड नॉट कीप द रियल आइडिया ऑफ रशियन रिवोल्यूशन। जो रशियन रिवोल्यूशन में एक आइडियोलॉजी था डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, वो ये लोग जो है नहीं रख पाए उस तरीके से। रीजन ये था कि देखो ये दुनिया भी मानता था, वर्ल्ड भी एक्सेप्ट करता था, वर्ल्ड भी एक्सेप्ट करने लगा था कि देखो नो डाउट आप इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल बहुत बेहतर ग्रोथ कर रहे हो, एग्रीकल्चरल ग्रोथ बहुत ही ज्यादा बेहतर है, अच्छा है। इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी भी पुअर व्यक्ति को, सोशलिज्म का मतलब क्या है? पुअर व्यक्ति को आप खाना प्रोवाइड कर रहे हो, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, फूड दे रहे हो, जॉब दे रहे हो, सही है, अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये किस कॉस्ट पे हो रहा है? एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम। लोगों के साथ जिस लेवल का सप्रेशन हुआ तो उससे ये समझ में आता था कि आप कहीं ना कहीं लोगों के फ्रीडम को कॉस्ट करके ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये भी माना जाता था कि यस दे आर इंश्योरिंग डेवलपमेंट, बट यही डेवलपमेंट जो है टर्न किस में चला जा रहा है? रिप्रेशन में, मतलब लोगों को परेशान करना, दबाव करना। क्योंकि हम लोगों ने देखा ना स्टालिन टाइम पे कितने लोगों को जो है जेल में डाल दिया गया, और जेल में जो लोग गए थे हाईली प्रोफेशनल थे, बहुत सारे लोग इनोसेंट थे, जबरदस्त तरीके के प्रोफेशनल टैलेंटेड बंदे थे। अगर आपको शायद किसी टैलेंटेड बंदे का नाम पता हो उसमें से तो बताना, बट थे बहुत सारे लोगों को इन्होंने उठा के जेल में डाल दिया था। सो नो डाउट डेवलपमेंट था, बट आप पब्लिक को क्या कर रहे हो? रिप्रेस कर रहे हो। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एज सच वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया, और वर्ल्ड ने सोशलिज्म को, वर्ल्ड मतलब कंट्रीज जो है जिन्होंने सोशलिज्म के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया, सो वर्ल्ड एक्सेप्टेड आइडियाज ऑफ सोशलिज्म in their own way।
जैसे हमारे ही कंट्री का, हमने सोशलिज्म को अपने तरीके से एक्सेप्ट किया हुआ है ना। ये चीज हमारा, जैसे बहुत सारी जितने भी पॉलिटिकल आइडियाज हैं, हमने अपने कंट्री के हिसाब से जो है चीजों को एक्सेप्ट किया है। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे लोग कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए फेडरलिज्म वगैरह आप ये क्लासेस में पढ़ोगे, हमने अलग तरीके से अपनी कंट्री के हिसाब से उसको एक्सेप्ट कर रखा है। तो इन्हीं सब बेसिस पे क्या होता है कि पब्लिक के अंदर रिलेटिव डिप्रीवेशन क्रिएट किया जाता है। रिलेटिव डिप्रीवेशन का मतलब क्या है? रिलेटिव डिप्रीवेशन का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो कल को आप शाहरुख खान जी के पास जाओ और बोलो कि सर आप बहुत अमीर हो, नो डाउट, बट आप तो अनिल अंबानी से गरीब हो। और यही अनिल अंबानी के पास जाके ये बताओ कि आप मुकेश अंबानी से गरीब हो, और मुकेश अंबानी जी को जाके बताओ कि आप इलोन, मतलब ये कहीं पे भी एंड नहीं होगा ना, क्योंकि रिलेटिव डिप्रीवेशन हमेशा साथ में रहता है। और इसी रिलेटिव डिप्रीवेशन का कंसेप्ट का इस्तेमाल करके कंट्री में डिस्टर्बेंस क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि आपको और उसका रीजन यही है ना कि हम उस तरीके से एजुकेशन एक्वायर करते नहीं है, हम चीजों को बस लाइटली लेते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, आज का हमारा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, आपका रशियन रेवोल्यूशन। आई होप कि आपने क्लास को एंजॉय किया, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में भी जो है बताओ कैसा लगा ये क्लास, और कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन अगर करना हो सो प्लीज लेट मी नो, एंड दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू।